हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप सबका स्वागत है आरसी कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर हम आज पॉलिटिकल की एक बेहतरीन क्लास लेकर आ चुके हैं। और आज की इस क्लास के अंदर हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है जयप्रकाश नारायण जी के ऊपर, यानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के जीवन परिचय को आज हम अपनी इस क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं। और आने वाली जो क्लास होगी उसके अंदर हम जो इनके राजनीतिक विचार रहे हैं या इनके जो भी समाजवादी विचार रहे हैं, किस तरीके से जो इनके विचार हैं उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, यानी इस पूरे टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। और ये बात कर लीजिए ये टॉपिक कहाँ से है, तो मैं बता देता हूँ कि जो बीए सेकेंड ईयर का 4th सेमेस्टर है उसका पहला ही टॉपिक जयप्रकाश नारायण जी के ऊपर है। तो आज हम उसी का कवर कर रहे हैं। इस क्लास को लेकर आने का मेरा मुख्य उद्देश्य क्या रहा है, क्योंकि मैं भी बीए सेकेंड ईयर का ही स्टूडेंट हूँ, यानी मैं CMRJ कॉलेज के अंदर बीए सेकेंड ईयर का ही स्टूडेंट हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ वो पढ़ा भी दूँ, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा पढ़ाने से याद रहता है और मैं याद ही तो रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये क्लास लेके आ चुका हूँ। तो बातें बाद में करेंगे, अपनी इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो जीवन परिचय की बात करते हैं। तो जयप्रकाश नारायण जी के जीवन परिचय की जीवन परिचय की अगर हम बात करें तो जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म था वो 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सिताब नामक स्थान पर हुआ था, यानी सिताब नामक स्थान पर हुआ था। इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म जो था वो 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सिताब नामक स्थान पर हुआ था। और अब अगर इस स्थान की बात करें, ये स्थान जो है वो अब फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। अगर वर्तमान में बात करें तो ये स्थान अब कहाँ पर है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में आ जाता है, सिताब। अब कईयों की कंफ्यूजन है कि सर ये सिताब याद कैसे रखेंगे, तो देखिए सिताब की आप किताब याद रख लेना, किताब द्यारा, यानी किताब से बस सह कर लेना, कैसे सह कर लेना, सिताब द्यारा। तो बेसिक ट्रिक के साथ भी करते रहेंगे हम। तो दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म था वो 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सिताब द्यारा नामक स्थान पर हुआ था। और ये स्थान जो है वो वर्तमान के अंदर आपको उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो बात करते हैं इनके माता पिता की बात कर लेते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी जो हैं इनके पिताजी का क्या नाम था। इनके पिताजी का नाम हर्षुदयाल सिंह, यानी हर्ष कर लीजिए, हर्षुदयाल सिंह था। ठीक है, सिंह था या नहीं था, हर्षुदयाल था। ठीक है, और इनकी माताजी के नाम की अगर हम बात करें तो देखो डेफिनेशन में मैं पूरा तो नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आप ही को लिखना होगा, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। अगर मैं ये चीज़ें पूरी प्रॉपरली लिखूंगा कि उनके पिताजी का नाम हर्षुदयाल था, उनकी माताजी का नाम ये था, फला फला फला, तो देखो ये क्लास बहुत बड़ी लंबी चली जाएगी, क्योंकि इतना लिखूंगा फिर आप देखोगे। तो नोट्स बनाना तो आप बीए सेकेंड ईयर तक पहुंचे हो तो बेहतरीन समझ गए होंगे, और क्लास लगाने के बाद आप बना ही सकते हैं कि उनका जन्म जो था कि यहाँ से लिखना, सीधा जन्म मत लिखना, कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सिताब दियारा नामक स्थान पर हुआ था। इन जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का नाम हर्षुदयाल था और इनकी माताजी का नाम फूला रानी देवी था। ठीक है, फूला रानी देवी था। यानी इनके पारिवारिक जो था, इनका परिवार था, उनके ऊपर बता रहा हूँ। उनकी माता का नाम, पिता का नाम, और कोई 1920 के लमसम, आपकी बुक के अंदर थोड़ा सा गलत दे रखा है, बुक के अंदर दे रखा है 1922 में, लेकिन रियलिटी की बात अगर हम बात की जाए तो 1920 के अंदर इनकी शादी हो जाती है। और इनकी पत्नी का जो नाम होता है वो परवा देवी होता है, परवा देवी या परवावती कर लेना, चाहे देवी कर लेना। इनकी पत्नी का नाम परवा देवी होता है। ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी कि इनका जन्म जो होता है वो 11 अक्टूबर 1902 में होता है और इनके माताजी का नाम हर्षदयाल सिंह होता है और इनके पिता का हर्षदयाल होता है और माता का नाम फूला रानी देवी होता है और इनकी पत्नी का नाम जो होता है वो परवा देवी होता है। ठीक है, इनके पिता की बात की जाए तो ये एक सरकारी कर्मचारी होते हैं, तो सरकारी कर्मचारी होते हैं
इनके पिताजी। ठीक है, तो पारिवारिक स्थिति की बात की जाए तो लमसम ठीक ठाक सी थी, मतलब बिल्कुल गरीब भी नहीं थे और बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं थे, तो ठीक ठाक सिचुएशन, मीडियम परिवार से ये बिलोंग करते थे। तो ठीक है, ये तो इनके बारे में आते हैं। अब हम इनकी शिक्षा के बारे में बात कर लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या शिक्षा की, कहाँ पर की थी। तो देखिए, जयप्रकाश जी की शिक्षा की बात करें, अगर हम शिक्षा की बात करते हैं कि जयप्रकाश जी शिक्षा, जयप्रकाश जी की शिक्षा, आरंभिक शिक्षा जो थी, आरंभिक शिक्षा, देखो इनका जो बचपन था, आरंभिक शिक्षा की बात करें, इनका जो बचपन था, जयप्रकाश नारायण जी का जो बचपन था वो लगभग गांव के अंदर ही बीता था। गांव के वातावरण में ये खेल कूद कर बड़े हुए थे। तो आरंभिक शिक्षा जो थी वो गांव के ही स्कूल में इनकी हुई थी, गांव में हुई थी जहां पर ये रह रहे थे, यानी बिहार के उस स्ताप दियारा नामक स्थान पर इनकी आरंभिक शिक्षा हुई। बाद में क्या हुआ, उच्चतम शिक्षा के लिए इन्हें पटना के विज्ञान महाविद्यालय में भेज दिया गया था। विज्ञान महाविद्यालय में भेज दिया गया था। अब बात करते हैं पटना की। तो देखिए, बिहार की कैपिटल आपकी पटना है, तो इसके अंदर उच्चतम शिक्षा के लिए ये विज्ञान महाविद्यालय के अंदर चले गए थे। अब बात करते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था कि और इनकी जो, मान लीजिए इन्होंने शिक्षा की ही बात कर लेते हैं पहले, तो उसके बाद इन्होंने मतलब इस विद्यालय को छोड़ दिया था, क्यों छोड़ दिया था इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। और बाद में क्या हुआ कि उच्च शिक्षा के लिए ये अमेरिका में भी चले गए थे। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि उच्च शिक्षा इन्होंने अमेरिका से प्राप्त की थी, जहाँ पर इन्होंने, और उसके बाद इन्होंने अमेरिका से प्राप्त की थी, यानी कॉर्नफोलिया विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। और ये पीएचडी नहीं कर पाए थे। क्यों नहीं कर पाए थे? क्योंकि जब ये अमेरिका के अंदर थे उस टाइम इनकी माताजी जो थी वो काफ़ी बीमार हो गई थी, जिनके चलते इन्हें वापस आना पड़ा था और इनकी पीएचडी को इन्हें बीच में ही छोड़ना पड़ा था। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि उच्चतम शिक्षा पटना के विज्ञान विश्वविद्यालय में की थी। लेकिन ये मतलब इनका जो संबंध था वो महात्मा गांधी से काफ़ी ये मतलब प्रभावित रहे हैं। महात्मा गांधी जी से इनका काफ़ी रहन सहन रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी जो पत्नी थी प्रभा देवी, इनकी जो पत्नी थी, प्रकाश नारायण की पत्नी थी, वो क्या थी, कस्तूरबा गांधी के पास रहती थी। कस्तूरबा गांधी जी के पास रहती थी। कस्तूरबा गांधी कौन थी आपको पता ही है। कस्तूरबा गांधी जी आश्रम में रहती थी। कस्तूरबा गांधी जी आपको पता है महात्मा गांधी जी की पत्नी थी। तो ये इनके साथ रहती थी। तो उस समय में एक देखो रोलेट एक्ट आया, तो इसके विरुद्ध में असहयोग आंदोलन चला था। तो ये आपके जयप्रकाश नारायण जी, ये समाजवादी और राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं। ये इन्होंने मतलब बिना सोचे समझे अपनी पढ़ाई को बीच में, अपनी स्टडी को बीच में छोड़ते हुए अपने विश्वविद्यालय को छोड़कर उस असहयोग आंदोलन में ये कूद पड़े थे। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद सन 1922 की लमसम की बात है, ये कहाँ पर चले गए थे, बाद में अमेरिका चले गए और वहाँ के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के अंदर इन्होंने उच्च शिक्षा को प्राप्त किया और सन 1929 के लमसम ये भारत में वापस लौटे थे। सन 1929 में ये वापस भारत लौट आए थे। वहाँ पर रहते हुए उन्होंने अमेरिका के अंदर मार्क्सवादी तथा समाजवादी इन चीज़ का काफ़ी अध्ययन किया था इन्होंने। मार्क्सवादी और समाजवादी की इन चीज़ों का काफ़ी अध्ययन किया। लेनिन को काफ़ी इन्होंने पढ़ा और लेनिन के बारे में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा। मतलब मार्क्सवादी और लेनिन के बारे में काफ़ी अध्ययन किया। और ये इनकी जो रुचि थी वो सब्जेक्ट कौन सा था, इनका समाज शास्त्र था। समाज शास्त्र में समाज के प्रति इनकी काफ़ी रुचि थी, जिनके कारण इन्होंने मार्क्सवादी और लेनिन जो ये हैं इनके बारे में काफ़ी अध्ययन किया। और ये 1929 के अंदर ये भारत वापस लौट आते हैं। आकर ये इनके आने के बाद ये कहते हैं कि अगर भारत के अंदर गरीबी, असमानता, भ्रष्टाचार खत्म होगा तो ही क्या होगा। अगर गरीबी, असमानता, भ्रष्टाचार ये सब चीजें खत्म होगी तो ही क्या होगा कि हम स्वतंत्रता, मतलब हमारा भारत है वो स्वतंत्रता पूर्ण होगा। अदरवाइज वो नहीं हो सकता है। अगर हमारे भारत के अंदर
बात करें कि अगर असमानता पाई जा रही है, अगर असमानता पाई जा रही है, भ्रष्टाचार पाया जा रहा है, तो कभी भी हमारा भारत है वो भारत जो है स्वतंत्रता रूप से मतलब नहीं हो सकता है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकता अच्छी तरीके से। तो पहले राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं हो सकती है। तो इसके ऊपर बात की। अब हम बात करते हैं इनकी शिक्षा के ऊपर। हमने बात कर ली है कि आरंभिक शिक्षा इनकी गाँव में हुई, फिर ये पटना में उच्चतम शिक्षा के लिए चले गए, फिर इन्होंने अमेरिका से भी काफ़ी मतलब अमेरिका के अंदर चले गए। अमेरिका में इन्होंने स्टडी की, लगभग 8 साल तक अमेरिका के अंदर रहे थे और इनकी रुचि जो थी वो समाजशास्त्र के अंदर थी। इन्होंने मार्क्सवादी और लेनिन के बारे में काफ़ी ज़्यादा अध्ययन किया था, जो कि या भारत में लौटने के बाद इनके ऊपर देखा, उनका प्रभाव भी देखा गया था कि इन्होंने आते ही समाज मतलब समाज को किस तरीके से समाजवादी बनाया जाए, किस तरीके भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाए, इनके ऊपर उनकी काफ़ी चीज़ें देखने को हमें मिली है। ठीक है कि हम जेल यात्रा की भी चर्चा कर लेते हैं। जेल यात्रा की, तो जेल यात्रा की अगर हम बात करते हैं कि इन्हें काफ़ी बार जेल यात्रा करनी पड़ी थी, क्यों करनी पड़ी, तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि सन 1932 की हम बात करते हैं। सन 1932 के अंदर इन्हें नासिक जेल के अंदर रखा गया था। नासिक जेल के अंदर सन 1932 में इन्हें रखा गया। तो आपको पता है जेल की यात्रा क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि आपको इस चीज़ के बारे में मैंने पहले भी बताया है कि ये मतलब आंदोलन जो करते थे, ये आंदोलन भी करते थे, ये आंदोलन जो होते थे उनमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे, चाहे वो महात्मा गांधी जी का हो, चाहे वो विनोबा भावे जी को हो, या कादियों आदि जो भी समाज के प्रति हो, उनके अंदर ये बढ़ चढ़ कर योगदान करते थे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। सन 1932 में इन्हें नासिक जेल में रखा गया था। बस गाइस आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि नासिक जेल के अंदर इन्हें क्यों रखा गया था, क्या कारण, क्या कर दिया था इन्होंने ऐसा कि इन्हें नासिक जेल में जाना पड़ा था। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलते हैं, नासिक जेल के अंदर रहते हुए इनकी मुलाकात होती है। इनकी मुलाकात होती है राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता आदि व्यक्ति, यानी काफ़ी ऐसे राजनीतिक व्यक्ति थे, आदि ऐसे व्यक्ति थे। इनसे इनकी क्या होती है, मुलाकात होती है, इनसे बातें होती है कि हम समाज के अंदर किस तरीके से क्रांति ला सकते हैं, समाजवादी क्रांति ला सकते हैं। और इन्हीं के चलते इन्होंने 1932 में जेल में विचार विमर्श किया और एक पार्टी बनाते हैं ये 1934 के अंदर। 1934 में ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी बनाते हैं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी बनाते हैं या दल बनाते हैं, अपना एक समाजवादी पार्टी बनाते हैं सन 1934 के अंदर। तो उसके अंदर क्या होता है कि ये मतलब समाज के लिए कल्याण के बारे में होती है कि समाज का किस तरीके से भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जा सकता है, असमानता को मिटाया जा सकता है, यहाँ पर किस तरीके से समानता लाई जा सकती है। इसके ऊपर इन्होंने कांग्रेस समाजवादी की पार्टी की 1934 में ये स्थापना कर देते हैं। ठीक है, तो एक बार इन्हें क्या होता है कि लगभग, और इन्होंने एक बार क्या हुआ था, ये इंदिरा गांधी जी के बहुत खिलाफ थे, उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार हो रहे थे, पॉलिटिकल से सही से काम नहीं किया जा रहा था, तो ये इंदिरा गांधी जी के बहुत खिलाफ रहते थे। तो सन 1975 की अगर हम बात करें तो सन 1975 के अंदर भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो आपको पता है ये इंदिरा गांधी जी थी। तो 1975 के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 1975 में इन्होंने इंदिरा गांधी जी के ऊपर दबाव बनाने के लिए एक जन आंदोलन की घोषणा कर दी थी, जन आंदोलन की एक घोषणा कर दी थी, जिसके चलते इन्हें क्या हुआ था, एक बार फिर से जेल की यात्रा करनी पड़ी थी और इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगा दिया था। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन से आर्टिकल के तहत आपातकाल लगता होता है, इस चीज़ के बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो 1975 के अंदर इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने क्या कर दिया था, एक आपातकालीन लगा दिया था, आपातकाल की घोषणा कर दी थी। और इन्हें क्या कर दिया था, इन्हें जो थे ये राम मनोहर जयप्रकाश नारायण जी थे और इनके साथ कुछ सदस्य थे, इन सबको क्या कर दिया था, जेल में बंद कर दिया था। हरियाणा की सोहना नामक स्थान के ऊपर उन स्थान में इन्हें जेल के अंदर नजरबंद कर दिया गया था। बाद में इनकी तबीयत खराब हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, जिनके चलते इन्हें बाहर भी, इनको मतलब 7-8 महीने बाद इन्हें बाहर निकाल दिया जाता है, जेल से इन्हें मतलब मुक्त कर दिया जाता है, ऐसा समझ लीजिए। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। अब इनकी जेल यात्रा के बारे में तो हमने बात कर ही ली है। अब हम बात करते हैं कि 1934 में ये सब हुआ, इन सब का जो एक ही लक्ष्य था कि भारत में मार्क्सवादी या समाजवादी क्रांति किस तरीके से लेकर आई जाए। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने ये किया। तो इसके बाद में क्या होता है, देखिए सन 1948 के अंदर महात्मा गांधी जी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है।
खैर मृत्यु तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि मृत्यु से ज़्यादा अगर हम ये कहें कि महात्मा गांधी जी की हत्या हो जाती है, क्योंकि आपको पता है महात्मा गांधी जी की मृत्यु नहीं हुई थी, नथुराम गोडसे ने उनको गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो 1948 के अंदर क्या होता है कि महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है, सॉरी, तो हत्या हो जाती है, जिसके चलते इनकी जो ये पार्टी थी यानी कांग्रेस समाजवादी पार्टी थी, इन्होंने जो बनाया था कांग्रेस समाजवादी दल तथा राष्ट्रीय समाजवादी दल तथा कांग्रेस समाजवादी दल और राष्ट्रीय समाजवादी जो दल थे, इनके अंदर जो सदस्य थे जो काम कर रहे थे एक मतलब अच्छे समाज के अंदर अच्छा कुछ करने के बारे में। तो देखिए 1948 में जब महात्मा गांधी जी की हत्या हो जाती है तो उसके बाद में इनके अंदर गर्मा गर्मी से होने लग जाती है, यानी इनकी जो पार्टी थी वो सही ढंग से काम नहीं कर पा रही थी, अब यानी एक सही मायने में काम नहीं कर पा रही थी, इसके चलते ये आपस में टूट जाती है। और इसके बाद 1950 के अंदर क्या होता है, भारतीय समाजवादी पार्टी की स्थापना होती है, भारतीय समाजवादी की स्थापना, भारतीय समाजवादी दल की स्थापना होती है। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण जी क्या करते हैं 1950 के अंदर भारतीय समाजवादी दल अपने कुछ सदस्यों के साथ मिलकर भारतीय समाजवादी दल की स्थापना करते हैं। और 1900 इसी को क्या कहा जाता है, प्रजा समाजवादी दल भी कहा जाता है, समाजवादी दल भी कहा जाता है। इसी को भारतीय समाजवादी दल को ही क्या कहा जाता है, प्रजा समाजवादी दल कहा जाता है। इसके बाद में 1950 में ये पार्टी बनती है। उसके बाद में क्या होता है कि 1952 के अंदर आम चुनाव होते हैं ना, जो 1952 के अंदर आम चुनावों में इस पार्टी ने भी हिस्सा लिया था, इंदिरा गांधी जी के विरुद्ध मान लीजिए या कांग्रेस के विरुद्ध मान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं, समाजवाद पार्टी ये निकल कर आती है और इसने भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया, लेकिन इसके अंदर इनकी क्या हो जाती है, 1952 के चुनाव के अंदर इनकी हार हो जाती है। 1952 के इन चुनावों में हार हो जाती है, जिस कारण जयप्रकाश नारायण जी क्या कर देते हैं, पॉलिटिकल से मान लीजिए एक तरीके का इस्तीफा दे देते हैं। ये पॉलिटिकल से दूर चले जाते हैं, छोड़ देते हैं पॉलिटिकल को, समाज में ये कर रहे थे उन सबको। लेकिन ये बात नहीं कि वो समाज के लोगों के खिलाफ हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। तो शुरू से ही समाज में क्रांति लाना चाहते थे। उनका कहना था सभी लोग पढ़े लिखे होने चाहिए, शिक्षित होने चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, सभी में समानता होनी चाहिए, असमानता नहीं होनी चाहिए। इसके चलते उन्होंने क्या किया, हार हो जाती है 1952 में और इन्होंने पॉलिटिकल से इस्तीफा दे दिया था। यानी ये अब कोई चुनाव नहीं करेंगे, कोई पार्टी नहीं करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा। और ये बाद में 1950 के बाद में कहाँ चले जाते हैं, 1950 के बाद में आपका 1954 के लमसम की बात होती है। 1954 में क्या होता है, 1954 की अगर बात करें तो विनोबा भावे के द्वारा एक सूर्योदय आंदोलन या भूदान आंदोलन इसमें चले जाते हैं। और ये अपना पूरा जीवन है वो विनोबा भावे के इन आंदोलनों में संपृक्त कर देते हैं। ये कहते हैं कि आज के बाद मैं बस इन्हीं के साथ रहने वाला हूँ, इन्हीं के आंदोलनों में रहने वाला हूँ। तो देखिए एक बात की जाए तो जयप्रकाश नारायण जी के ऊपर महात्मा गांधी जी, विनोबा भावे जी, इन सब का बहुत काफ़ी प्रभाव रहा है इनके ऊपर। अब बात करते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी को वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दीजिए। इन्हें लोकनायक की संज्ञा दी जाती है, लोकनायक भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकनायक किसे कहा जाता है, तो जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता है। ठीक है, और इनकी एक पुस्तक भी है, इन्होंने एक मतलब पुस्तक भी लिखी थी, उसका नाम था समाजवाद ही क्यों। समाजवाद ही क्यों, वाई सोशलिज्म।
यानी समाजवाद ही क्यों, इसके ऊपर इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। अब बात करते हैं जयप्रकाश नारायण जी की। इन्हें लोकनायक, अब हम बार बार लोकनायक लाएंगे ताकि हमें याद रहे कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की हम बात करेंगे कि इन्हें काफ़ी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यानी इनके मरणोपरांत सन 1998 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तो ये बहुत बड़े राजनीतिक रहे हैं, वैसे समाजवादी रहे हैं, राजनीतिक रहे हैं। इनका भारत के अंदर काफ़ी बढ़ चढ़कर योगदान रहा है जयप्रकाश नारायण जी का। तो सन 1998 के अंदर इन्हें सन 1998 में इन्हें मरणोपरांत इन्हें क्या भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और इन्हें रमन पुरस्कार भी मिलते हैं, काफ़ी पुरस्कार मिलते हैं। और इन्हें, ये इतने बड़े राजनीतिक थे, इतने बड़े ज्ञानी थे कि जब भारत का संविधान बना था तो इन्हें भी उसमें शामिल करने के लिए कहा गया था, लेकिन इन्होंने वहाँ पर आने से मना कर दिया था। तो ये लोकनायक जयप्रकाश, अगर इनकी बात की जाए जयप्रकाश नारायण जी की, तो इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न मिला था और भी इन्हें पुरस्कार काफ़ी मिले थे। लेकिन हमें एक इंपॉर्टेंट बस इस चीज़ को ही याद रखें कि इन्हें मतलब कब मिला था, भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था, 1998 के अंदर मिला था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की मृत्यु की अगर हम बात करें तो इनकी मृत्यु जो है वो 8 अक्टूबर 1979 में हो जाती है। इस महान समाजवादी नेताजी की मृत्यु जो है वो 8 अक्टूबर 1979 को हो जाती है। तो ये थी जयप्रकाश नारायण जी की पूरी जीवन परिचय की समरी। अब इनके राजनीतिक विचार क्या थे, इनके ऊपर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करने वाले हैं। मैंने एक बात कही, संविधान के बारे में हमने थोड़ी सी बात की थी, तो क्यों ना हम संविधान का थोड़ा सा और डिटेल जान लेते हैं। तो संविधान जो था, हमारा भारत का संविधान जो है वो कब बनकर तैयार हुआ, कितना टाइम लगा और कितना मतलब कब लागू किया गया, तो इसके ऊपर थोड़ी सी बेसिक्स जब हम चर्चा कर ही रहे हैं तो वो इनसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बता ही देता हूँ। शायद वैसे तो आप इतने इंटेलिजेंट, आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी 2-3 पॉइंट तो मैं हाईलाइट कर ही देता हूँ। तो ठीक है, बात करते हैं कि भारत का संविधान, भारत के संविधान की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब जब बात करने ही लग गए हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं, 3-4 पॉइंट कुछ अलग ही ले आते हैं ताकि पढ़ने में भी थोड़ा आनंद आए। तो बात करते हैं, भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 के अंदर। 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, बनकर तैयार हुआ था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इस दिन लागू करने के पीछे आपको पता ही होगा, लाहौर अधिवेशन 1930 का, जिसी तारीख को याद रखते हुए ये संविधान बनाया गया था। ठीक है, संविधान के अंदर। और बात करें इसे बनने में कितना लागू हुआ था इस दिन, ठीक है, बनने में कितना समय लगा था, तो संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ठीक है, भारत का संविधान अगर बात करें, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, बड़ा लिखित संविधान है। ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इसके अंदर कितनी है, वर्तमान की बात की जाए, पहले इसमें 8 अनुसूचियां होती थी, 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई है। पहले इसमें 395 अनुच्छेद थे, जब भारत का संविधान बनाया गया था 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में क्या जोड़कर 465-68 के लमसम, यानी 460 से प्लस है। बस 395 स्टार्टिंग का याद रखना है आपको, जब बना हमारा भारत का संविधान बना था। अगर भारत के संविधान की बात की जाए, इसके अंदर भाग जो थे, जब बनकर तैयार हुआ था उस टाइम इसके अंदर 22 भाग थे। अब वर्तमान में क्या जोड़कर इसके अंदर क्या हो गए, 25 भाग हो गए। तो ये बेसिक सी नॉलेज थी, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा की है, ज़्यादा हम डीपली नहीं करेंगे, वो तो हम अलग क्लास के अंदर ही करेंगे। तो जयप्रकाश नारायण जी के बारे में आपको ये जीवन परिचय कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में बताइए, और अच्छा लगा है, बेहतर लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए इस चैनल को भी, इस वीडियो को भी, ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा, और मेरा जब हौसला बढ़ेगा तो आपको पता ही है क्या होने वाला है,
भुजाल हो जाएगा। यानी आगे हम इसके बारे में पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये क्लास बेहतर लगी होंगी। तो ज़्यादा हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो लव यू ऑल, बाय बाय।